हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमोग एंड वेलकम टू कोडर सब। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ HTML का एक कंप्लीट वन शॉट, जिसमें HTML के जितने भी नेसेसरी कंसेप्ट्स हैं या टॉपिक्स हैं वो मैंने कवर कर दिए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और अगर कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो लेट्स बिगिन। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं HTML के बेसिक टैग्स के बारे में। इनको हम स्टडी करेंगे और इनको टाइप करके प्रैक्टिकली सॉल्व करके देखेंगे कि क्या आउटपुट आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम VS कोड में एक्सटेंशन लगा लेते हैं ताकि हमको कोड टाइप करने में और उन्हें प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। VS कोड ओपन करते ही हमें एक्सटेंशंस में जाना है। यहाँ पे हम HTML लिखेंगे और सबसे ऊपर जो IntelliSense का आएगा उसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। मेरे में पहले इंस्टॉल है बट फिर भी मैं आपको इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। जैसे ही हमारा एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाए हम एक टेम्प्रेरी पेज बना के देखते हैं। हम चेक करते हैं कि हमारा एक्सटेंशन काम कर रहा है या नहीं। इसके लिए हम जाएंगे ओपन फोल्डर पे। मैंने ही एक ऑलरेडी HTML नाम से एक फ़ोल्डर बना लिया है जिसमें हम इस पूरे लेक्चर का सारा काम करेंगे। जितनी भी वेब पेजेस और फाइल्स हम क्रिएट करेंगे वो हम उसी में स्टोर करेंगे। तो HTML ओपन कर लिया। इसके बाद इसमें एक नई फाइल बनाते हैं जिसका नाम हम रखेंगे फर्स्ट पेज, क्योंकि हमारा फर्स्ट वेब पेज होगा, फर्स्ट प्रोग्राम जो हम टाइप करेंगे HTML में। और आप जैसा देख सकते हैं कि एक्सटेंशन लगाने के बाद हम लोग को बहुत सारे सजेशंस आ रहे हैं। हमारा आधा से ज़्यादा काम इसकी वजह से आसान हो जाता है, इसलिए एक्सटेंशन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम जो भी टाइप कर रहे हैं उस पर आप ध्यान मत दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा हम इसके बारे में पूरा डिटेल में सीखेंगे। अभी सिर्फ एक देखने के लिए कि हमारा प्रोग्राम सही से काम कर रहा है या नहीं, हम इसको रन करके देखते हैं। मैंने यहाँ कुछ लिखा है जैसे माय फर्स्ट वेब पेज, दिस इज़ अ प्रोग्राम टैग। जो ये टैग्स हैं बेसिकली जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसका ही एक जनरल ओवरव्यू टाइप का समझ लीजिए। और अब हम इसको टाइप करके इसको रन करके देखते हैं। हमने सेव कर दिया और जहाँ ये सेव किया वहाँ जाके इसको ओपन करेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब हम इन टैग्स के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टैग जो हमें पढ़ना है आज के लेक्चर में वो है HTML टैग। जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट टैग है। ये स्पेसिफाई करता है वेब पेज की HTML में लिखा गया है। इसको हम रूट एलिमेंट भी कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं हेड टैग की तरफ। ये टैग यूज़ होता है स्पेसिफाई करने के लिए अबाउट द वेब पेज कि इसका नेम क्या होगा, और जो टाइटल बॉक्स है वो इसके अंदर आता है। अगला टैग है टाइटल टैग। जैसा कि नेम सजेस्ट करता है ये वेब पेज का नेम्स और टाइटल उनका स्टोर करता है। वेब सर्च इंजिन्स इस चीज़ को यूज़ करते हैं और इनका टॉपिक एक्सट्रैक्ट करने का काम करते हैं। जैसे कि हम कुछ चीज़ सर्च करते हैं तो जो साइट्स ये शो करता है वो इस टाइटल की वजह से करता है। अगला टैग है हमारा बॉडी टैग। जो भी हम वेब पेज पे देखते हैं, जो भी चीज़ें वेब पेज पे डिस्प्ले होती हैं वो इस बॉडी टैग के अंदर आती हैं। और जो भी चीज़, जैसे हम अमेज़ॉन पे चाहते हैं तो जितना भी टेक्स्ट, इमेजेस और जितनी भी लिंक्स वगैरह होती हैं वो सारा इस बॉडी टैग के अंदर स्टोर किया जाता है। अब ये हमने अभी तक जो पढ़ा उसका एक कॉमन एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें ये बेसिक टैग्स HTML हेड और टाइटल के बारे में दिखाया गया है। अब हम इसे यूज़ करते हैं और इसे रन करके देखते हैं कि हमें क्या शो हो रहा है। इसको कॉपी कर लिया और अब हमने जो अभी एक एग्जाम्पल पेज बनाया है इस पर पेस्ट करके देखते हैं और सेव करा और अब इसे ओपन करते हैं। तो ये ओपन, जैसा आप देख सकते हैं इसमें हमें अभी कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने हमारा बॉडी टैग के अंदर अभी कुछ भी स्टोर नहीं करा है, कोई भी वैल्यूज़ एंटर नहीं करी है, इसलिए ये ब्लैंक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हमारा अगला टैग है हेडिंग टैग। ये 6 डिफरेंट वेरिएशंस में होता है, जिसमें पहला हेडिंग H1 से और लास्ट वाला हेडिंग H6 से होता है। जो सबसे पहला हेडिंग होता है वो सबसे लार्जेस्ट और जो H6 वाला हेडिंग होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है। दूसरा टैग है हमारा डिवीजन टैग। ये वेब पेज के कंटेंट को डिवाइड कर देता है ब्लॉक्स में। अब आता है हमारा P टैग। ये प्लेन टैग्स जो होते हैं, जो हम पैराग्राफ्स लिखते हैं या कुछ भी, वो इस P टैग के अंदर आता है। और हमारा BR टैग होता है लाइन ब्रेक। जैसे हम कुछ चीज़ें लिख रहे हैं और हमें हमारी कंटेंट दूसरी लाइन में लिखना है तो वो इस लाइन के अंदर आता है, BR टैग के अंदर। HR टैग भी BR टैग की तरह ही होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हम बोलते हैं। इससे क्या होता है, ये ब्रेक होने के साथ साथ हॉरिजॉन्टल लाइन भी बीच में ऐड कर देता है। तो यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जो भी टैग्स हमने अभी तक पढ़े थे उनको लेकर। चलिए इन्हें कॉपी करते हैं और इन्हें रन करके देखते हैं कि ये क्या आउटपुट शो कर रहे हैं। इसको कॉपी किया और जो भी हमने अभी एक फ़ाइल बनाई हुई थी जिसमें अब अभी प्रोग्राम कर रहे थे उसके बॉडी टैग के अंदर इसको पेस्ट करेंगे और ये पेस्ट किया और अब इसे सेव करते हैं और ये रन करके देखते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो ये परफेक्टली रन कर रहा है। जो भी हमने कोड्स लिखे थे, जैसे जो फर्स्ट हेडिंग है H1, उससे आप देखोगे कि जो सबसे पहला हेडिंग है वो सबसे बड़ी हो गई है
और जो पी टैग के अंदर था वो छोटा सा दिख रहा है, जो कि नॉर्मल होता है। और जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन वाला HR टैग है, जैसा आप देख सकते हो, उसने एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर दी है और लाइन ब्रेक भी दे दिया है। और जो सेकंड टैग है हमारा, उसने वो साइज़ में छोटा था। अब हम आगे पढ़ेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स, और इनमें सबसे पहला टैग है स्ट्रॉन्ग टैग। ये टैग हमारा जो टेक्स्ट होता है उसको बोल्ड में चेंज कर देता है। उसके बाद आता है हमारा बी टैग, जिसको हम बोल्ड टैग भी कहते हैं। इसका काम भी यही होता है, ये हमारे टेक्स्ट को भी बोल्ड में चेंज कर देता है। अगला टैग है हमारा एम्फेसाइज टैग। इस टैग का यूज़ ये होता है कि ये हमारा जो कंटेंट होता है, जो हमारा टेक्स्ट होता है, उसको इटैलिक में चेंज कर देता है। और उसके जैसे ही एक सेम टैग होता है आई टैग। ये टैग भी हमारे टेक्स्ट को इटैलिक्स में चेंज करता है, बट ये हमारे टैग को एम्फेसाइज नहीं करता है। अगला जो हमारा टैग है वो HTML5 में सपोर्टेड नहीं है, बट फिर भी अगर आपको इसके बारे में डिटेल्स चाहिए हो तो मैं ये PDF अपलोड कर दूंगा, आप उससे पढ़ सकते हो। दूसरा टैग है हमारा स्ट्राइक टैग। ये भी एक पुराना टैग है। इसका यूज़ होता है कि ये जो हमारा टेक्स्ट होता है उसके बीच में एक लाइन डाल देता है, जिससे हम ये स्पेसिफाई कर सकें कि ये जो टेक्स्ट है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। दूसरा टैग होता है साइड टैग। ये टैग हम जो कोड लिखते हैं, कोड का जो ऑथर होता है, उनको स्पेसिफाई करने के लिए, उनको डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा टैग है हमारा INS टैग, जिसको हम इंसर्ट टैग भी बोलते हैं। ये बेसिकली डिनोट करता है जो टेक्स्ट हमने हमारे वेब पेज में इंसर्ट किया होता है उसको। दूसरा टैग होता है ब्लॉक कोड टैग। जो भी हम कोड्स लिखते हैं हमारे वेब पेज में, वो इस टैग के अंदर आते हैं। ये और साइड टैग एक साथ ही यूज़ किया जाता है। दूसरा टैग होता है क्यू टैग। जो हम शॉर्ट कोड्स होते हैं, जो बहुत छोटे होते हैं, वो इस टैग के अंडर लिखे जाते हैं। अगला टैग आता है हमारा ABBR टैग, जिसको हम एब्रीविएशन टैग भी बोलते हैं। ये बेसिकली एब्रीविएशन और उनके फुल फॉर्म्स को डिनोट करता है। अगला टैग जो है एनक्रोनिम टैग, ये भी HTML5 में सपोर्टेड नहीं है, तो हम इसके बारे में भी नहीं पढ़ने वाले हैं। अगला टैग हमारा होता है एड्रेस टैग। ये बेसिकली हमारे जो ऑथर होते हैं उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उनका नंबर, उनकी ईमेल, वो डिनोट करता है। दूसरा टैग हमारा है DFN टैग, जिसको हम डेफिनेशंस बोलते हैं। इस डेफिनेशन का शॉर्ट फॉर्म है। इस टैग के अंदर हम डेफिनेशंस को स्टोर करते हैं। अभी ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है अभी तक जो भी हमने टैग्स पढ़े हैं उनका। इसको हम कॉपी करते हैं और अभी जो हमने कोड लिखे हुए हैं उसके बॉडी टैग के अंदर इसको पेस्ट करते हैं। इसको सेव करा, अब इसे रन करके देखते हैं। पेज को रीलोड किया और जैसा आप देख सकते हो, हमने जो कोड लिखा उसके चेंजेस दिख रहे हैं। जो हमने स्ट्रॉन्ग टैग है उसने हमारे टेक्स्ट को बोल्ड में चेंज कर दिया है, और ये रेगुलर टेक्स्ट है ताकि आप अंदाज़ा लगा सको बोल्ड और रेगुलर में क्या डिफरेंस हो रहा है। और ये हमारा एम्फेसाइज टैग है, उसने हमारे टेक्स्ट को इटैलिक्स में चेंज कर दिया। और ये हमारा ब्लॉक कोट है, जिसने हमारे टेक्स्ट को, जो हमारा कोट है, उसको परफेक्टली रिप्रेजेंट किया है, और जो हमारे ऑथर हैं उनको भी परफेक्टली डिस्क्राइब करा हुआ है। और ये जो हमारा कोड टैग है, इसने हमारा जो कोड स्पिनेट होता है, जैसे हमें किसी टेक्स्ट में एक पर्टिकुलर कोड डिफाइन करना हो, डिस्क्राइब करना हो कि हमारा एक कोड है, तो उसको परफेक्टली दिखाया हुआ है। आज की वीडियो में हम HTML का बेसिक स्ट्रक्चर समझेंगे। हम डिफरेंट टैग्स का यूज़ देखेंगे और कौन सा टैग हमारे कोड को किस फॉर्मेशन में प्रेजेंट करता है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं VS कोड की तरफ। यहाँ पर हम एक नई फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा basics.html। फाइल प्रिपेयर करने के बाद हम इसमें कुछ कोड टाइप करेंगे। अभी आपको इस कोड पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने एक फ़ाइल प्रिपेयर करी है जो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहला टैग जिस पर हमको गौर फरमाना है वो है टाइटल टैग। जैसा आप देख सकते हो, इसमें हमने लिखा है माई फर्स्ट वेब पेज। हमारी वेबसाइट पे जो भी सबसे ऊपर डिनोट होता है, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे माई फर्स्ट वेब पेज, ये इस टैग की वजह से आता है। फिर आता है हमारा मेटा नेम और कंटेंट। ये टैग बेसिकली सर्च इंजन्स के लिए होता है। जैसे हमने किसी पर्टिकुलर कंटेंट के बारे में सर्च किया है, वो सारा कंटेंट इस टैग की वजह से विजिबल होता है। जैसा आप देखो, ये हमने वेबसाइट खोली तो इसमें जो नीचे थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है, जिसकी वजह से यूज़र इस वेबसाइट पर क्लिक करता है, वो इस मेटा टैग की वजह से होता है। दूसरा टैग हमारा है मेटा HTTP इक्विवेलेंट। ये टैग बेसिकली वेब ब्राउज़र के लिए होता है। ये हमारे वेब ब्राउज़र को बताता है कि हमारा कंटेंट किस फॉर्म में सेव है, टेक्स्ट में या इमेज में या वीडियो फॉर्म का है। अब हम सब जानते हैं कि हम एक वेब पेज को डिफरेंट डिवाइसेस में देखते हैं। जैसे कोई लोग फ़ोन का यूज़ करते हैं, कोई लैपटॉप का यूज़ करते हैं। तो हर एक कंटेंट, हर एक डिवाइस को
कि हमारा कंटेंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो या इक्वल तरह में विजिबल हो, ये सारा इंश्योर करने का काम इस मेटा टैग का है। इसमें हम डेटा एंटर करते हैं एज कंटेंट विथ हमारे वेब पेज की जो विथ होगी वो डिवाइस की विथ के बराबर होगी, जिसकी वजह से हमारे हर डिफरेंट डिवाइसेस पे हमारा एक्सपीरियंस सेम ही होता है। अब अगला ये जो हमारा कोड है जिसको हमने स्टाइल टैग के अंदर रखा है वो बेसिकली CSS का है, जिसको हम कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स भी कहते हैं। और इसका यूज़ ये होता है कि हमारे वेब पेज के यूज़र एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा एनहांस कर देता है। हमने इस कोड में बेसिकली ये लिखा है कि जो भी हमारा इनपुट टेक्स्ट होगा, जो भी हम बॉडी टैग के अंदर स्टोर करेंगे, उसका कलर रेड होगा। आपको इस कोड को नोट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम इस लेसन में आगे बढ़ेंगे मैं इसके बारे में भी आपको आगे चल के सिखाऊंगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ये कोड तो हमारा था CSS का। जो अगला कोड है जो हमने स्क्रिप्ट टैग के अंदर स्टोर किया है वो जावास्क्रिप्ट का एक बेसिक कोड है, जिसके अंदर हम एक यूज़र से एक इनपुट लेंगे और उस इनपुट को पूरी तरीके से कैपिटलाइज कर देंगे। ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है। अभी आगे जावास्क्रिप्ट का भी एक नया पूरा कंप्लीट कोर्स आएगा, उसमें हम इन सब के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, तो आपको इसके लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक हमने जो भी कोड टाइप किया था वो सारा हेड टैग के अंदर था। अब हम जो भी लिखेंगे वो बॉडी टैग के अंदर आएगा। और जैसा आप जानते हो जो भी कंटेंट हम बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं वो सारा विजिबल होता है। तो इस टैग के अंदर मैं लिखता हूँ एक कॉमन लाइन्स, जैसे ये एक HTML का सैम्पल डॉक्यूमेंट है और जो भी हमने जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लगाया है वो मेरे इनपुट को या मेरे नेम को पूरी तरीके से कैपिटलाइज कर देगा। और उसके बाद मैं लिखता हूँ एंटर योर नेम और जावास्क्रिप्ट का हमारा फंक्शन लगा देंगे, जिसकी वजह से हमने जो ऊपर कोड लिखा है वो एंटर होने के बाद वो पूरा इससे रन होने लगेगा। HTML ब्लैंक स्पेसेस को अवॉइड करता है, तो जैसा आप देख सकते हो जैसे ही मैंने इसको सेव किया ये ऑटोमेटिकली एक लाइन में विजिबल हो गया, क्योंकि HTML स्पेसेस को इग्नोर करता है। अब इसको रन करके देखते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो कंटेंट है वो लेफ़्ट साइड में सबसे टॉप मोस्ट में विजिबल हो रहा है, क्योंकि हमने कोई वैल्यू या उसको डिफ़ाइन किया नहीं था कि उसको कहाँ एंटर करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो वहाँ स्टोर हो गया है। और अब मैं अपना नाम यहाँ पे एंटर करूँगा, तो जैसा आप देख सकते हो नेम एंटर करने के बाद हम कोई भी की प्रेस करेंगे तो मेरा नेम कैपिटलाइज हो गया है। अब एक बार देख लेते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है। जो हमारा मेटा टैग होता है वो हमेशा हेड टैग के अंदर आता है। जो हमारा इसमें कैरेक्टर सेट है वो स्पेसिफाई करता है कैरेक्टर एनकोडिंग हमारी HTML डॉक्यूमेंट की। हम इसके बारे में अभी आगे पढ़ने वाले हैं, तो आप इस पर इतना गौर मत दो, मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो मेटा टैग हमारा होता है वो मेटा डेटा को डिफ़ाइन करता है। बेसिकली जो हमने डेटा हमारे HTML टैग्स में या हमारे वेब पेज पे लिखा होता है उसकी इन्फॉर्मेशन होती है, वो पेज पर डिस्प्ले नहीं होता है क्योंकि वो मशीन पार्सेबल होता है। मेटा डेटा इज़ यूज्ड बाय ब्राउजर्स कि हाउ टू डिस्प्ले कंटेंट, हमारा पेज कैसे रीलोड होगा, और सर्च इंजिन्स के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं पैराग्राफ स्पेसिंग के बारे में, लाइन ब्रेक टैग्स के बारे में और नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आइए एक बार देख लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या किया था। अभी तक हमने हमारे वेब पेज बना लिया था, एक बेसिक स्ट्रक्चर हमारे वेब पेज का समझ लिया था, मेटा टैग्स के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जान ली थी कि मेटा टैग्स का क्या रोल होता है, कैसे वो वर्क करते हैं, और एक CSS का एक बेसिक कमांड देखा था जिसने हमारे टेक्स्ट को रेड कलर में चेंज कर दिया था। उसके बाद हमने एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन देखा था जो यूज़र से एक इनपुट लेगा और उस इनपुट को पूरी तरीके से कैपिटलाइज कर देगा। और उसके बाद हमने हमारे बॉडी टैग में कुछ 3-4 लाइंस लिखी थी और उसको रन करके देखा था कि क्या आउटपुट आ रहा है। अब आज के लेक्चर में हम एक काम करते हैं, ये जो हमने एक पूरा कोड लिखा है बॉडी टैग के अंदर, जो हमने लाइन स्टोर करी हैं, इन सबको डिफरेंट लाइंस में डिवाइड कर देते हैं। अगर हमको चाहिए कि हमारा ये पर्टिकुलर लाइन न्यू लाइन से स्टार्ट हो तो उसके लिए एक टैग है जिसको हम कहते हैं पैराग्राफ टैग। जो भी लाइन हमें नई लाइन से स्टार्ट करनी है उसके आगे और पीछे इस पैराग्राफ टैग को लगा देंगे। तो जैसा आप देख सकते हो जैसे ही हमने पैराग्राफ टैग लगाया है हमारा जो HTML का डॉक्यूमेंट है वो हमें एक लाइन छोड़ने की परमिशन दे रहा है। अक्सर क्या होता है कि अगर हम इस टैग को ना लगाएं और हमारे कंटेंट को सेव कर दें तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको एक स्ट्रेट लाइन में ले आता है। अब हम इस लाइन को भी एक टेक्स्ट स्टाइल में ले आते हैं पैराग्राफ टैग को यूज़ करके, और रन करके देखेंगे तो आप देख सकते हो
हमारे टैग ने इस लाइन को भी नई लाइन से स्टार्ट कर दिया है। एक और तरीका है हमारे कंटेंट को नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करने का, उस टैग का नाम है लाइन ब्रेक। ये टैग बेसिकली नॉन एंडिंग है, इसको एंड करने की ज़रूरत नहीं होती। और जो हमारा पी टैग है वो बाय डिफ़ॉल्ट एक और दो लाइंस के बीच में 2 स्पेसेस का गैप देता है, बट जो लाइन ब्रेक टैग है वो सिंगल स्पेस का गैप देता है और हमें इस टैग को क्लोज करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। अब अगर हमें इस लाइन में स्पेसेस ऐड करनी हो, जैसे हमें 5 स्पेसेस ऐड करनी है, तो अगर हम स्पेस बार का यूज़ करें और 5 बार स्पेसेस दबा के फिर इसको रन करके देखें, जैसा आप देख सकते हो जैसे ही मैंने इसको सेव किया ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट सारी स्पेसेस को इसने इग्नोर कर दिया, जिसको हम वाइट स्पेस कोलैप्सिंग भी कहते हैं। तो अगर हमको हमारे टेक्स्ट में या हमारी लाइन के बीच में स्पेसेस चाहिए तो उसके लिए एक टैग है जिसका नेम है नॉन ब्रेकिंग स्पेस, और ये एंड NBSP सेमीकोलन से डिनोट होता है। जो हमारा वेब ब्राउज़र होता है वो इसको इंटरप्रेट करता है एज अ सिंगल स्पेस, यानी इस पूरे टैग को एक स्पेसेस काउंट की जाती है। तो हमको जैसे हमारे टेक्स्ट में 5 स्पेसेस चाहिए तो हम इसको 5 बार कॉपी पेस्ट करेंगे और उसके बाद रन करके देखते हैं। HTML डॉक्यूमेंट बाय डिफ़ॉल्ट में सिंगल स्पेस देता है और हमने 5 स्पेसेस ऐड करी हैं, यानी टोटल हमारे डॉक्यूमेंट में जो हमने अभी रन करा है उसमें 6 स्पेसेस होनी चाहिए। जैसा आप देख सकते हो इसमें एग्जैक्टली 6 स्पेसेस आ गई हैं। ये जो हमारा ये पूरा टैग है ये 1 स्पेसेस के बराबर होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं हेडर टैग्स और इनलाइन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए एक बार देख लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पैराग्राफ टैग्स, लाइन ब्रेक टैग्स और नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे हेडर टैग्स के बारे में। हेडर टैग अलाउ करता है एम्फसाइज टेक्स्ट बनाने के लिए, जैसे टाइटल्स, हेडिंग्स, और ये डिफरेंट साइजेस पे आता है। डिपेंड करता है कि हमें कितना बड़ा हमारा टेक्स्ट चाहिए। जितना बड़ा हमारा टेक्स्ट होगा उतना ही छोटा नंबर होगा। जैसे जो H1 हेडिंग होगी उसका टेक्स्ट सबसे बड़ा होगा बाकी हेडिंग्स के कंपैरिजन में। आज हम हमारे HTML डॉक्यूमेंट में 3 हेडिंग्स का यूज़ करेंगे। सबसे पहले होगी H1 और उसके अंदर हम लिख देते हैं कि ये हमारी फर्स्ट हेडिंग होगी। उसके बाद हम लिखेंगे H2 हेडिंग, जिसको हम सेकेंड हेडिंग डिफ़ाइन कर देंगे, और फिर थर्ड हेडिंग लिखते हैं जिसको हम थर्ड हेडिंग डिफ़ाइन करेंगे। और अब इसे सेव करके रन करके देखते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो मैंने इसको रन किया तो जो सबसे बड़ी हेडिंग है जो हमने H1 लिखा था वो सबसे बड़ी आई है और जो H3 था वो सबसे छोटी आई है। अब एक काम करते हैं, एक 4th हेडिंग बनाते हैं, बट उसमें H4 टैग लगाने की बजाय हम H1 टैग का यूज़ करेंगे। और ये लिखा और ऐसे ही हम इसे रन करेंगे तो आप देख सकते हो जो हमारी सबसे पहली हेडिंग थी फर्स्ट हेडिंग और जो ये 4th हेडिंग है इन दोनों के साइजेस एग्जैक्टली सेम है। अब हम आगे बढ़ते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की तरफ। तो यहाँ पर हम एक नई लाइन से स्टार्ट करना है, तो इसलिए इसको हम पी टैग में स्टोर करेंगे और हम इसको लिखते हैं कि ये बोल्ड टैग है और इसे स्ट्रॉन्ग ओपन टैग और क्लोज टैग के बीच में स्टोर कर देते हैं। अगर आपको याद हो पहली वीडियो उसमें हमने इसके बारे में पढ़ा था कि अगर हमें किसी टैग को बोल्ड में चेंज करना हो तो उसे स्ट्रॉन्ग ओपन टैग और क्लोज टैग के बीच में रखना चाहिए। और जब इसको सेव करके ओपन किया तो आप देख सकते हो हमारा जो टेक्स्ट था वो बोल्ड में चेंज हो गया है। अब अगला हम चेंज करते हैं हमारे टेक्स्ट को इटैलिक्स में। तो अगर याद हो आप लोग को तो एक किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक में चेंज करने के लिए हम उसे EM टैग के अंदर स्टोर करते हैं। हमारे एक लाइन के बाद BR टैग, जिसको हम लाइन ब्रेक टैग बोलते हैं, उसको लगा देते हैं ताकि हमारी हर एक लाइन न्यू लाइन से स्टार्ट हो। अब हम अगले टैग का यूज़ करेंगे अंडरलाइन टैग, जिससे हम अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं और इसको हम ओपन यू और क्लोज यू टैग के बीच में स्टोर करते हैं। एक और टैग होता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्राइक टैग। इससे हम अपने जो भी टेक्स्ट होता है उसको स्ट्राइक में चेंज कर देते हैं। जैसा आप देख सकते हो इस टैग ने हमारे टेक्स्ट को स्ट्राइक में चेंज कर दिया है। और यहाँ पे हम एक बार फिर से BR टैग लगा देते हैं ताकि ये न्यू लाइन से स्टार्ट हो। अब एक काम करते हैं, हम हमारे जितने भी हमने टैग्स पढ़े हैं उन सबको एक ही साथ एक ही लाइन पे लगा देते हैं। हमको सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा, जिस सीक्वेंस में हमने स्टार्ट किया है उसी सीक्वेंस में एंड करेंगे। सबसे पहले हम लगाते हैं स्ट्रॉन्ग टैग, फिर EM टैग
और यू टैग, और इसके बाद हम अंदर टेक्स्ट लिख देते हैं बोल्ड, कॉमा, इटैलिक्स, कॉमा, अंडरलाइन। और अब इसे रन करके देखते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो हमारा जो टेक्स्ट है वो बोल्ड, इटैलिक्स और अंडरलाइन एक ही साथ तीनों उसमें चेंज हो गया है। आज हम पढ़ने वाले हैं लिस्ट के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में, और फिर हम देखेंगे कि हम कैसे हमारे HTML डॉक्यूमेंट्स में इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने सीखा था हेडर टैग्स के बारे में, जिसमें हमने हेडिंग्स के बारे में पढ़ा था कि कौन सा टैग से हम किस टाइप की हेडिंग्स बना सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था इनलाइन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में, जैसे हम अपने टेक्स्ट को कैसे बोल्ड में, इटैलिक्स में और अंडरलाइन टैग्स कैसे होते हैं, ये सब के बारे में हमने देखा था। हमने देखा था कि हमारा टेक्स्ट कैसे अंडरलाइंड होता है, और फिर हमने तीनों चीज़ों को, बोल्ड को, इटैलिक्स को और अंडरलाइन को एक ही स्टेटमेंट में यूज़ करके देखा था। हमारे पास एक और मेथड है जिससे हम इस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को कर सकते हैं। जैसे हमें किसी एक लाइन के फॉर्मेट चेंज करना हो, तो हम उधर पे लिखेंगे फ़ॉन्ट और फिर फ़ॉन्ट फेस, यानी फ़ॉन्ट फेस हम लिख देंगे एरियल। साइज़ इसका हम कर देते हैं सेट 22 पर, और उसके बाद फिर हम इसमें कलर डाल देंगे ब्लू। ये बेसिकली एक सिंगल लाइन को बनाने के लिए, जैसे हमें एक पर्टिकुलर लाइन का टेक्स्ट और फॉर्मेट चेंज करना हो, उसका डिज़ाइन चेंज करना हो, उसके लिए। और ये सिर्फ एक फ़ॉन्ट टैग से एंड हो जाएगा। और अब इसे रन करके देखते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो, जो हमारी 4th हेडिंग थी जिस पे हमने ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की थी, वो पूरी तरीके से चेंज हो गई है। वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। तो हम अपनी जो लिस्ट हम बनाने वाले हैं उसकी हेडिंग डिसाइड कर लेते हैं। तो जो पहली लिस्ट होगी उसकी हेडिंग हम रखते हैं फेवरेट स्पोर्ट्स। तो मैंने अपना बनाया, मेरी हेडिंग है दीज आर माई फेवरेट स्पोर्ट्स। उसके बाद मैं एक UL टैग लगाता हूँ। बेसिकली UL टैग का मीनिंग है अनऑर्डर्ड लिस्ट, और उसके अंदर हम लिखेंगे LI को हम बोलते हैं लिस्ट आइटम्स, और इस टैग के अंदर हम अपना जो भी लिस्ट का डेटा उसको स्टोर करेंगे। जैसे मैंने स्टोर करा है, पहला गेम मेरा है फुटबॉल, दूसरा है मेरा बैडमिंटन, और तीसरा मैंने चेस स्टोर कर दिया है। अब इसके बाद इसको रन करके देखते हैं। तो आप देखो कि जो भी हमारा जो कंटेंट था जो हमने स्टोर किया था, जैसे फुटबॉल, बैडमिंटन, चेस, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट में आ गया है। अनऑर्डर्ड लिस्ट यानी इसमें कोई भी सीक्वेंस नहीं होगा, 1 2 3 4 नंबरिंग नहीं होगी, ये सिर्फ डॉटेड से रिप्रेजेंट होगा। अब एक काम करते हैं, उस सेम लिस्ट का एक ऑर्डर्ड फॉर्म भी बना लेते हैं। जैसे मैंने ये बनाई है, मैंने ये लिस्ट, इसमें लिखेंगे हम OL का मीनिंग होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, और उसके अंदर सेम LI जो हमारा टैग है वो सेम ही रहेगा, जिसको हम लिस्ट आइटम्स भी कहते हैं। और इसके अंदर फिर हम कंटेंट स्टोर कर देंगे। सारा कंटेंट हमारा सेम था। तो इसको रन करा तो आप देखो जो भी हमने लिखा था, जैसे ये ऑर्डर लिस्ट थी तो इसमें सीक्वेंस आ गया है। अब ये सीक्वेंस में है, जैसे 1 2 3 नंबर के फॉर्म में आ गया है। अब हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसमें हम हमारा जो HTML का डॉक्यूमेंट है इसमें इमेज को इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम टैग यूज़ करेंगे जिसका नाम है IMG इमेज, और IMG लगाने के बाद इसके अंदर हम लिखेंगे SRC, इसका मतलब होता है सोर्स कोड। तो हमारी फाइल का बेसिकली नेम है fl.jpg, और इसके बाद हम इसकी विड्थ डिफाइन कर देंगे। मैंने इसकी विड्थ रखी है 333 पिक्सल्स, और इसकी हाइट मैंने करी है 250 पिक्सल्स। और ऐसे ही एक और इमेज लगा लेते हैं, इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं डायरेक्ट, और यहाँ पे नेम चेंज करके हम इसको ny.jpg जो हमारी फ़ाइल है, और यहाँ पे मैंने ny.jpg कर दिया, और इसकी विड्थ मैंने 375 पिक्सल्स करी है। अब इसे रन करके देखेंगे तो आप देख सकते हो दोनों जो हमारी इमेजेस हैं वो हमारे वेब पेज पर रिप्रेजेंट हो रही हैं। इसका अगर मैं पिक्सल्स इसका भी सेम कर दूँ 333 और इसको रीलोड करूँ, तो दोनों हमारी इमेजेस स्क्वायर बॉक्स यानी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम साइज़ में हमारे वेब पेज पर रिप्रेजेंट हो रही हैं। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम अपनी इमेज पे लिंक अटैच कर सकते हैं, कैसे हम एक वीडियो हमारे वेब पेज पे अटैच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिंक अटैच करने के लिए हमें जिस टैग का यूज़ करना है उसका नाम है A टैग। तो जिस भी पर्टिकुलर फाइल में हमें A लिंक अटैच करनी है, जैसे हमें इस पर्टिकुलर इमेज में लिंक अटैच करनी है, तो उसके लिए हम इसे A टैग के अंदर स्टोर करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे href एट्रीब्यूट। ये बेसिकली यूज़ किया जाता है इमेज को लोकेट करने के लिए। उसके बाद हम डालेंगे URL। पहली इमेज पे मैंने लिंक लगाई है यूट्यूब की, और दूसरी इमेज में मैंने लिंक सेट करी है अमेज़ॉन की।
और उसके बाद हम एक क्लोज ए टैग लगा देंगे हमारी इमेज के बाद। प्रोग्राम रन करने से पहले एक बार जितनी भी टैग्स हैं, लिंक सोर्सेस और एट्रीब्यूट्स हैं, उन सबको एक बार हम चेक कर लेंगे और इसको सेव करके रन करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो, जैसे ही मैं इस इमेज पर माउस को लेके आ रहा हूँ, ऑटोमेटिकली इमेज फॉर्म में क्लिक का ऑप्शन आ रहा है। हम इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप देखोगे मैंने पहली फ़ोटो पे क्लिक किया तो हमारी यूट्यूब की लिंक खुल रही है, और बैक आने के बाद हमने दूसरी पे क्लिक किया तो अमेज़ॉन ओपन हो रहा है। अब एक काम करते हैं, हम कुछ फ़ोटोज़ को और इंसर्ट कर लेते हैं, 3-4 फ़ोटोज़ ऐड कर लेते हैं और हर एक फ़ोटो पे डिफरेंट लिंक्स लगा देते हैं। जैसे मैं अगली फ़ोटो बना रहा हूँ, इसमें मैं यूज़ करूँगा गूगल का, और उसके बाद मैं यहाँ पे डालूँगा जो हमारी इमेज फ़ाइल है। तो मैंने लिखा img src इक्वल्स टू जो भी हमारी इमेज का नाम है। जैसे मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ sunset.jpg। उसके बाद हम इसकी विड्थ कर देंगे 333 पिक्सल्स और हाइट हम सेट कर देंगे 250 पिक्सल्स पर। उसके बाद टैग क्लोज़ करके हम जो ए टैग है उसको भी क्लोज़ कर देंगे, और सेम हमने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया। अब इसके बाद जो हमारी लिंक है और जो हमारी इमेज है उसको चेंज कर देते हैं। लिंक यहाँ पे मैंने डाली है bing.com, और जो इमेज है वो मैंने चेंज करके beach.jpg कर दी है। ये सारी फाइल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, सारी इमेजेस और सारी वीडियो डॉक्यूमेंट्स सब कुछ। अगर आपको चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो। अभी यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस और ऐड कर दी हैं, और जो हमारी पुरानी इमेजेस थी उनको मैंने हटा दिया है। सेव करने के बाद जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो आप देख सकते हो हमारी 4 इमेजेस आ गई हैं जो हमने अभी रिसेंटली ऐड करी थी। एक इमेज 2 बार आ गई है तो उसको मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख दूँगा forest.jpg, और इसको जैसे ही हम रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो हमारी नई इमेज आ गई है, और हर एक इमेजेस पे पर्टिकुलर डिफरेंट लिंक्स ऐड करी गई हैं। अभी ये सारी इमेज एक ही वेब पेज, एक ही उस पर जो हमारा मेन वेब पेज था उसी पे खुल रही है। बट अगर हमें इसको दूसरे वेब पेज पे खोलना हो कि न्यू वेब पेज पे हमारी वीडियो ओपन हो, सिंपल है। सिर्फ हम इधर आएंगे तो ये जो href है, इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे टारगेट के अंदर हम लिखेंगे _blank, और उसके बाद इसको पूरी फाइल को रन कर देंगे। रन करने के बाद जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो आप देख सकते हो जो भी हमने लिंक्स अटैच करी हैं वो न्यू वेब पेज से ओपन हो रही हैं। अगले टॉपिक पे हम आते हैं कि हम अपनी कैसे हमारे वेब पेज पे या हमारी वेबसाइट पर वीडियोस अटैच कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, उसके लिए हम सिर्फ एक टैग का यूज़ करेंगे जिसको हम बोलते हैं वीडियो टैग। वीडियो अटैच करने से पहले हम इसकी विड्थ, हाइट और परसेंटेज डिसाइड कर लेंगे। उसके बाद भी अगर जैसे हमारे वेब ब्राउज़र्स ये वीडियो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए हम एक पर्टिकुलर मैसेज भी लिख देंगे कि क्या ये मैसेज कहाँ शो होगा। इस वीडियो को हम एक नए डॉक्यूमेंट में अटैच करते हैं, उसके लिए मैं एक बेसिक कोड लिख लेता हूँ। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे वीडियो, जो हमारा मेन कोड है जिसकी वजह से वीडियो हमारे वेब पेज पे डिस्प्ले होगी। वीडियो टैग लगाते हैं। उसके बाद हम इसकी विड्थ सेट कर देंगे 20% पर, और यहाँ पे हम ऑटो प्ले लिखते हैं। और उसके बाद इसको वीडियो वाला जो टैग है इसको क्लोज़ करने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे सोर्स पे हम डालेंगे जो हमने बेसिकली हमारी जो वीडियो फॉर्मेट है, जैसे मेरी है logo.mp4। उसके बाद हम डालेंगे टाइप, तो टाइप है हमारी वीडियो जो कि mp4 फॉर्मेट में है। तो उसको क्लोज़ करने के बाद हम अपने वीडियो टैग को भी क्लोज़ कर देंगे। जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो आप देख सकते हो जो हमारी वीडियो है वो नए वेब पेज पे खुल रही है, और ये 20% हमारे जो पूरी वेब पेज का है उसका 20% हिस्सा कवर कर रही है। अब हम इसको बढ़ा के 50% कर देते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो हमारी पूरी स्क्रीन है उसका 50% जो पूरा एरिया था वो हमारी वीडियो कवर कर रही है। अभी तक क्या था, अभी तक हमने ऑटो प्ले लिखा हुआ था, तो ऑटो प्ले की वजह से हमारी वीडियो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो रही थी। बट अब हम यहाँ पे विद के बाद सीधा ऑटो प्ले हटा के कंट्रोल्स डाल दें अगर, तो हमारी वीडियो में कंट्रोल्स के ऑप्शंस आ जाएंगे जैसा आप देख रहे हो। उसके बाद मैं इसका पिक्सल्स पे सेट करता हूँ। अभी हम परसेंटेज पे थे, अब मैं पिक्सल्स कर देता हूँ। जैसे मैंने सेट किया यहाँ पे 1000 पिक्सल्स, तो हमारी वीडियो अब 1000 पिक्सल्स पे फिक्स हो गई है। पहले परसेंटेज में थी, तो हम जैसे जैसे अपनी वीडियो का साइज़ बढ़ा रहे थे, स्क्रीन का साइज़ बड़ा कर रहे थे, वीडियो का साइज़ भी बड़ा हो रहा था। बट अभी हमने लिख रखा है कि ये 100 पिक्सल्स रहेगी, तो ये 100 पिक्सल्स पे फिक्स हो गई है। अब इसके बाद ये आगे नहीं बढ़ेगी। अगर हम अपनी स्क्रीन को जितना भी बड़ा कर लें,
उसके बाद भी वो सेम ही साइज़ पे रहेगी। उसके बाद मैंने ये एक मैसेज लिख दिया है कि हमारा जो ब्राउज़र है इसको सपोर्ट नहीं करता। बाई चांस किसी किसी ब्राउज़र्स में ये नहीं रन होता है तो वहाँ पे उसकी जगह ये मैसेज शो हो जाएगा कि हमारे ब्राउज़र ये वीडियो फाइल सपोर्ट नहीं करता है। मान लीजिए हमको डायरेक्ट वेबसाइट से एक इमेज निकाल कर सीधा हमारे वेब पेज पर डालनी है, डायरेक्ट बिना डाउनलोड करे, तो हम वे भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ गया, मैंने कार्स सर्च किया और जो सबसे पहले ये जो इमेज आ रही है इसको सपोज़ मुझे अपने वेब पेज पे शो करवाना है, तो हम यहाँ जाएंगे, जो इसका URL है इमेज ओपन करने के बाद इसका जो URL है इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हमने जो ये डॉक्यूमेंट बनाया है इसमें हम यहाँ पर IMG टैग लगाएंगे। IMG टैग लगाने के बाद जो सोर्स है SRC, इसके अंदर हम इसको कॉपी कर देंगे और सेम इसकी विड्थ और हाइट इसकी हम सेट कर देंगे। विड्थ मैंने सेम 333 रखी है और हाइट भी 250 पिक्सल्स कर रखी है। और जैसे ही इसको हम सेव करके रन करेंगे तो आप देख सकते हो हमारी जो इमेज है वो हमारे वेब पेज पे पूरे डिस्प्ले हो रही है। अब इस इमेज पे भी मैं बाई चांस लिंक लगानी हूँ। मान लीजिए वेबसाइट पर हमारे वेब पेज पर आने के बाद कोई यूज़र इस इमेज पे क्लिक करे कि ये इमेज कहाँ से है, तो हम इसकी फ़ाइल भी अटैच कर सकते हैं कि ये किस वेबसाइट से कॉपी करी गई है, ये भी हम इसमें कर सकते हैं। कुछ नहीं है, जिस वेबसाइट से कॉपी करी थी, जैसे मैंने ये उठाई थी thewowstyle.com से, तो मैंने कुछ नहीं, जैसे ही अपना A टैग लगाया, A टैग के अंदर लगाने के बाद href एट्रीब्यूट करके href एट्रीब्यूट के अंदर इसका सोर्स लिखा और टारगेट ब्लैंक, जिसकी वजह से ये नए वेब पेज से स्टार्ट होगी, और इसे रन कर दिया। तो आप देखो जैसे ही ये रन हुआ और इमेज पे क्लिक करा तो ये नए वेब पेज से हमारी इमेज स्टार्ट हो गई। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एंकर टैग्स के बारे में। तो बेसिकली देखिए, सपोज़ हमने कभी ऐसा एक वेब पेज बनाया हो जिसमें हमने बहुत सारा आर्टिकल्स ऐड करे हो, बट हमें हर एक आर्टिकल को स्क्रॉल नहीं करना है। हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर हमें एक कंटेंट टाइप का मिल जाए और हम किसी भी आर्टिकल पे क्लिक करें तो डायरेक्टली वो ओपन हो जाए। जैसे आप देख सकते हो, जैसे ही मैं आर्टिकल्स पे क्लिक कर रहा हूँ, जैसे मैंने आर्टिकल 4 पे क्लिक किया तो वो ओपन हो रहा है, 1 पे किया तो वो ओपन हो रहा है। ऐसी फाइल बनाने के बारे में आज हम सीखेंगे कि हम ऐसा कंटेंट कैसे बना सकते हैं। तो हमने अपनी फ़ाइल को VS कोड में ओपन कर लेना है। ये फ़ाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इसमें कंप्लीट कंटेंट है टेबल्स के साथ। अब हम इसको एक बार आपको मैं रन करके दिखा देता हूँ कि कैसी दिख रही है और इसको हम एडिट करके कैसे में चेंज करने वाले हैं। जैसे इसको रन करा, आप देखोगे कि इसमें जो हमने बिगनिंग में दिखाया था, जैसे हमारी जो ये टेबल है, इस टेबल के हर एक पर्टिकुलर लिस्ट आइटम्स की जो कंटेंट है उसमें लिंक आ रही थी। तो इन टैग्स को लिंक में चेंज करने के लिए हम एंकर टैग्स का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट हेडिंग ढूंढते हैं जो कि हमारा आर्टिकल 1। इस हेडिंग के अंदर हम लिखेंगे A टैग और उसके अंदर हम इनको पर्टिकुलर एक एक हेडिंग्स को एक ID प्रोवाइड कर देंगे। जैसे ये फर्स्ट हेडिंग है तो इस फर्स्ट हेडिंग को मैंने आर्टिकल 1 की ID दे दी है। अब हमारा ये क्लोजिंग A टैग है, इसको हम आर्टिकल 1 जो हमारी मेन हेडिंग है उसके बाद लिखेंगे ताकि हमारा टैग रन कर सके। अब इस पूरे को कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद हर एक हेडिंग के बाद इसको पेस्ट कर देंगे, बट IDs हमको चेंज करनी पड़ेंगी हर एक आर्टिकल के लिए। जैसे आर्टिकल 2 है तो आर्टिकल 2 की ID आर्टिकल 2 होगी और इसके बाद क्लोजिंग A टैग लगा देंगे और उसके बाद सेम हम आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 और 5 और 6 के लिए भी सेम करेंगे। अब यहाँ पे हमने सारी पर्टिकुलर हेडिंग्स के लिए आर्टिकल्स डिसाइड कर दिए, हर एक हेडिंग को एक ID दे दी है। अब हम अपनी टेबल्स में आते हैं और टेबल्स में जहाँ पे ये सारे आर्टिकल्स की आइटम लिस्ट है, जैसे ये फर्स्ट आर्टिकल, यहाँ पे अगेन हम A टैग का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम यूज़ करेंगे href एट्रीब्यूट और इनके अंदर जो हमने IDs डिसाइड करी थी, जैसे फर्स्ट आर्टिकल की ID आर्टिकल 1 था तो वो हम वहाँ कोट्स के अंदर लिख देंगे। ऐसा ही हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और हर एक ID के बाद लगा देंगे।
तो मैंने यहाँ हर एक आईडी के लिए लिख दिया है और इनकी नेमिंग्स अब चेंज कर देंगे, जैसे आर्टिकल 1 के लिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। अब यहाँ पे जो क्लोजिंग ए टैग है उनको हटाना पड़ेगा। तो मल्टीपल चीज़ों को एक साथ हटाने के लिए हम ऑल्ट की का यूज़ करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ऑल्ट की प्रेस करके इन सबको सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और उसको ऐसे करूँगा और बैकस्पेस दबा के इनको एडिट कर लूँगा। उसको लगाने के बाद हम सब में क्लोजिंग ए टैग लगा देंगे। अब हमने जो ये लिस्ट बना ली है इसको सेव करके रन करके देखते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो हमारे हर एक टेबल कंटेंट के अंदर लिंक्स आ गई हैं। अब जैसे ही मैं हर एक पे क्लिक कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये पर्टिकुलर हेडिंग्स को ओपन कर रहा है। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक 2 की तरफ, जिसका नाम है आई फ्रेम्स। आज हम इस वीडियो में आई फ्रेम्स का यूज़ करके गूगल और बिंग से एक ही वेब पेज पर अलग अलग दोनों ब्राउज़र्स का यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, इसका नाम रखूँगा iframes.html के नाम से इसको हम सेव कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम बेसिक HTML कोड का यूज़ कर लेते हैं, जैसे डॉक टाइप, फिर HTML, फिर हेडिंग के अंदर हम इसका टाइटल रख देंगे आई फ्रेम्स। ये कंपलसरी नहीं है बट आप रख सकते हो। बॉडी टैग के अंदर हम यूज़ करेंगे आई फ्रेम्स टैग का। आई फ्रेम टैग्स के अंदर हम लिखेंगे SRC और उसके अंदर हम अपनी वेबसाइट का कोड डाल देंगे, जैसे https www.google.com और उसके बाद हम इसकी विड्थ कर देंगे 1500 पिक्सल्स और हाइट 400 पिक्सल्स। अब इस सेम पूरे इसको कॉपी कर ले और पेस्ट कर देते हैं यहीं पर। और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दूसरे ब्राउज़र का जिसका नाम है बिंग, तो उसका लिखेंगे हम www.bing.com और सेम विड्थ और हाइट हम सेम ही रहने देंगे। और उसके बाद क्लोजिंग आई फ्रेम टैग लगाकर इसको रन करके देखेंगे तो आप देखोगे एक ब्राउज़र जो है, जो हमारा गूगल है, वो ओपन नहीं हो रहा है। यहाँ पर लिख कर आ रहा है गूगल इज़ रिफ्यूज टू कनेक्टिंग। इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा गूगल ब्राउज़र का, क्योंकि गूगल अपने पर्टिकुलर ब्राउज़र के अलावा किसी और में सपोर्ट नहीं करता है। जैसे हम इस फाइल को माइक्रोसॉफ्ट एज में ओपन कर रहे हैं तो गूगल कनेक्ट नहीं हो रहा है, बट हम इसको अगर क्रोम ब्राउज़र में यूज़ करेंगे तो हमारा गूगल कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही मैंने इसको गूगल में ओपन किया, आप देखोगे हमारे दोनों जो हैं वेबसाइट्स हैं वो पर्टिकुलरली चल रही हैं। अब हम दोनों वेबसाइट्स को डिफरेंटली यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं गूगल में अगर यूट्यूब ओपन करूँ, बिंग में अमेज़ॉन यूज़ करूँ, तो हम दोनों को एक साथ चला सकते हैं। यूट्यूब वीडियो देखते देखते अमेज़ॉन में शॉपिंग कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टेबल्स के बारे में। तो जैसे ही आपने नाम सुना होगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा टेबल्स का HTML में क्या रोल है। तो जितने भी हम फॉर्म्स वगैरह क्रिएट करेंगे आगे चल के हमारे वेब पेज पर, या जो भी हम डेटास को वेल डिफाइंड मैनर में स्टोर करना चाहते हैं, उस चीज़ के लिए हम टेबल्स का यूज़ करेंगे। सबसे पहले VS कोड ओपन कर लेते हैं और इसमें हम एक नई फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा टेबल्स। उसके अंदर हम एक बेसिक HTML स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हेड के अंदर हम एक टाइटल लिखेंगे, टाइटल हम कर देंगे टेबल्स, जो कि हमारे वेब पेज की टॉप हेडिंग पे शो हो रहा होगा कि हमारी टाइटल का क्या नेम है। उसके बाद हम लगाएंगे बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर हम टेबल टैग का यूज़ करेंगे टेबल्स बनाने के लिए। टेबल टैग के अंदर हम उसकी विड्थ सेट कर देंगे कि 100%। बॉर्डर हम सेट करेंगे 1 पिक्सल्स का। बॉर्डर कलर हम कर देते हैं ब्लू। उसके बाद यहाँ पे सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग भी ऐड कर लेंगे हम 2 पिक्सल्स, और सेल पैडिंग भी हम 2 पिक्सल्स की रखेंगे। उसके अंदर हम स्टोर करेंगे TR टैग का, जिसको हम कहते हैं टेबल रोज, और उसके अंदर हम करेंगे TD टैग का मतलब होता है ये टैग जिसके अंदर हम टेबल का डेटा स्टोर करेंगे। यहाँ पर हम 2 कॉलम की टेबल बना रहे हैं, जिसमें हम एक पर्टिकुलर लोकेशन में कौन से ब्रांड यूज़र्स हैं मोबाइल फ़ोन के और कितने लोग उसको यूज़ करते हैं वो डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट TD टैग होगा उसके अंदर हम मोबाइल फ़ोन का नाम लिख देंगे, नेम ऑफ द मोबाइल फ़ोन ब्रांड, उसको क्लोज़ कर देंगे। उसके बाद जो हमारा दूसरा कॉलम है, उस कॉलम के लिए हम दूसरा TD टैग का यूज़ करेंगे और उसके अंदर हम लिख देंगे नंबर ऑफ़ मोबाइल फ़ोन यूज़र्स, और इसको भी क्लोज़ कर देंगे। और यहाँ पे हमारी पहली रो कंप्लीट होती है।
उसके बाद सेम ही ऐसे करके हम 4-5 रोज़ बना लेंगे। जैसे मैंने अगली रो में यूज़ करा है एप्पल ब्रांड का, जैसे एप्पल मोबाइल फ़ोन कितने लोग यूज़ करते हैं, तो मैंने यहाँ एंट्री कर दी है 100 लोग यूज़ करते हैं। वैसे ही एक दूसरा बना लेते हैं जिसमें हम लिख देंगे सैमसंग कितने लोग यूज़ करते हैं, और उसका हम आंसर ऐसे टेबल में बना देंगे कि 250 लोग हैं इस पर्टिकुलर एरिया में जो सैमसंग के मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं। ऐसे करके मैंने वीवो का, ओप्पो का और रेडमी करके ऐसे पूरी एक टेबल बना ली है। जो भी हम इस वीडियो में आज पढ़ रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाली लेक्चर्स के लिए, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में हम फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्म्स कैसे हम बनाते हैं, हमारे वेब पेज पे जितने भी फॉर्म्स कैसे डिस्प्ले होते हैं, तो उसके लिए टेबल्स का समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा ताकि आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएं। अब हमारा ये टेबल बन चुकी है, इसको रन करते हैं। तो जैसा आप देखोगे हमारे 2 रोज़ की एक पूरी टेबल तैयार हो गई है जिसमें हर एक ब्रांड का वो पर्टिकुलरली दिख रहा है। और हमने हमारी टेबल की विड्थ 100% करी थी, यानी जितने हमारे वेब पेज की विड्थ होगी उसके बराबर होगा। जैसे ही मैं इसकी विड्थ को 50% पे सेट कर दूं, सपोज़ मैंने इसकी विड्थ चेंज करके 50% कर दी है, तो आप देखोगे जैसे ही मैंने इसको किया हमारी अब टेबल 50% पे आ रही है। मैं साइज़ एडजस्ट करूँगा तब भी वो 50% एरिया ही ले रही है। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक नंबर 2 की तरफ, जिसका नाम है नेस्टेड टेबल्स। तो इसके अंदर क्या है, हम टेबल्स के अंदर एक नई टेबल बनाएंगे। उसको बनाने के लिए एक हम नई टेबल बना लेते हैं, जिस टेबल को इसके लिए हम एक टेबल टैग्स का यूज़ करेंगे। इसकी हम विड्थ कर देंगे 100% दोबारा से, और सारी चीज़ें लगभग सेम रहेंगी। बॉर्डर में इसका कर दूंगा सपोज़ 5। बॉर्डर कलर में इसका कर देता हूँ रेड, ताकि हम लोग को डिनोट हो जाए कि हाँ ये दूसरी टेबल है और ये फर्स्ट टेबल है। सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग इसकी हम सेम ही रखेंगे, 2 पिक्सल्स की। उसके बाद हम अपना TR टैग लगा लेते हैं जो हमारी फर्स्ट रो होगी हमारी टेबल की। और उसके बाद जो हमारा TD टैग है, उस टैग के अंदर जो हमने अभी पूरी टेबल एक क्रिएट करी थी, पूरा कोड ध्यान से कट करके हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हो हमारी रेड कलर से एक नई टेबल बनी हुई है, और उसके अंदर नेस्टेड टेबल जो हमारी सेकंड टेबल है वो उसके अंदर नेस्टेड है। लेकिन अभी आप जैसा देख सकते हो हमारी जो फर्स्ट टेबल है वो टेबल की हाफ एरिया ले रही है। वो इसलिए क्योंकि हमने हमारी फर्स्ट टेबल की जो विड्थ थी वो 50% डिफ़ाइन करी थी, यानी वो टोटल स्पेसिंग का 50% लेगी। अब अगर मैं इसको चेंज करके 100% कर दूँ तो आप देखोगे हमारी जो टेबल है वो पूरा एरिया कवर कर रही है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारा जो बॉर्डर है हमारी सेकंड टेबल का वो बहुत ज़्यादा एनलार्ज, बहुत ज़्यादा मोटा है, क्योंकि हमने हमारा बॉर्डर 5 पिक्सल्स का सेट किया था। अब अगर इसको मैं चेंज करके 2 पिक्सल्स का कर दूँ और सेव करके इसको ओपन करूँ तो आप देखोगे हमारा जो बॉर्डर साइज़ है वो 2 पिक्सल्स का हो गया है। अब कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस चेक करते हैं। जैसे मेरी जो अभी ये बड़ी टेबल है इसका विड्थ मैं चेंज करके 700 पिक्सल्स कर दूं, और जो हमारी नेस्टेड टेबल है जो उसके अंदर है उस टेबल का मैं विड्थ 50% कर दूं। अब जैसे ही मैं इसको रन करता हूं तो आप देखोगे कि हमारी जो बड़ी टेबल है उसका साइज़ 700 पिक्सल्स आ रहा है, यानी वो हमारे वेब पेज का 700 पिक्सल्स ले रही है। और दूसरी जो हमारी नेस्टेड टेबल है वो उस 700 पिक्सल्स का 50% ले रही है। अब अगर मैं इसको चेंज करूं और जो हमारी जो दूसरी नेस्टेड टेबल है उसकी विड्थ मैं कर दूं 600 पिक्सल्स, और जो हमारी जो मेन टेबल है उसका मैं कर दूं 50%, और जैसे ही मैं इसको रन करूं तो आप देखोगे कि हमारी जो मेन टेबल है, जो हमारी बड़ी वाली टेबल रेड बॉर्डर वाली, वो हमारी वेब पेज का 50% ले रही है, और हमारी जो सेकेंड टेबल है वो 600 पिक्सल्स कंज्यूम कर रही है। अब हमारी सेटिंग्स को हम नॉर्मल वापस चेंज कर देते हैं और एक नए टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है मर्जिंग सेल्स। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम चलते हैं और एक नया रो बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक नई रो बनाई है, बट उस नई रो में मैंने सिर्फ एक ही कॉलम डिफ़ाइन करा है। उसमें मैंने नाम लिख दिया टोटल, और उसके बाद मैंने उसको रन कर दिया तो आप देखोगे हमारा जो एक कॉलम है वही उस फिल हुआ है और सेकंड कॉलम हमारा एम्प्टी है। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो ये टेबल है, इस टेबल का जो ये लास्ट वाला कॉलम है जिसमें हमने टोटल्स लिखा हुआ है, ये दोनों कॉलम्स को ऑक्यूपाई करे, यानी वो 2 कॉलम्स के अंदर है, उसके लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमने TD टैग लगाया है उस टैग के बाद हम लिखेंगे कोल स्पैन,
और कोल स्पैन में हम वैल्यू एंटर कर देंगे 2, यानी वो हमारे 2 कॉलम्स का एरिया कंज्यूम करेगा। जैसे ही इसको रन किया तो आप देख सकते हो हमारी जो टेबल है उसकी जो लास्ट वाली रो है कॉलम्स को ऑक्यूपाई कर रहा है। अब एक काम करते हैं, हमारी जो अभी हमने टेबल बनाई है इसमें एक बैकग्राउंड इमेज ऐड कर देते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारी जो एक सबसे पहली टेबल है, जैसे मेरी जो सेकंड टेबल है जो नेस्टेड है उसमें बैकग्राउंड ऐड करना है, तो उसके लिए मैं उसके टेबल वाले टैग में जाऊंगा, वहाँ पर हम लिखेंगे बैकग्राउंड। पहली इमेज जो मुझे मेरी टेबल में ऐड करनी है वो है stars.jpg। उसके बाद मैंने इसको रन करा तो आप देख सकते हो मेरी जो इमेज है वो मेरी टेबल पर शो हो रही है। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, इस इमेज को चेंज कर देते हैं और यहाँ पे दूसरी इमेज डाल देंगे जिसका हम नेम रखेंगे fl.jpg। उसके बाद इसको सेव करके रन करेंगे तो आप देख सकते हो मेरी इमेज जो है वो हमारी टेबल पर विजिबल हो रही है। अब अगर हमें चाहिए कि हमारी जो इमेज है वो हर एक पर्टिकुलर रो के लिए वो डिफरेंट हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैंने ये जो पूरा कोड है बैकग्राउंड से लेके हमारी इमेज फाइल तक, इसको पूरा कट करके हमारा जो TR टैग है टेबल रो टैग उसमें पेस्ट कर दिया है। उसके बाद मैंने इसको रन कर दिया तो आप देखोगे हमारी जो फर्स्ट रो है उसमें हमारी इमेज शो हो रही है। अब आते हैं हम अपने आज के लास्ट टॉपिक पर जिसका नाम है टेक्स्ट अलाइनमेंट। जैसे अभी मैंने जो सबसे रिसेंट में टेक्स्ट लिखा था जो टोटल है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है वो राइट साइड की जगह लेफ़्ट साइड में दिखे या लेफ़्ट साइड की जगह राइट में दिखे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जहाँ पे कोल स्पैन था TD टैग के अंदर, वहाँ कोल स्पैन के बाद हम लिखेंगे अलाइन और अलाइन के अंदर हम यहाँ लिख देंगे सेंटर। उसके बाद जैसे ही इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हो मेरा जो ये टेक्स्ट था वो हमारी टेबल के सेंटर में अलाइन हो गया है। और आज हम इस सीरीज के HTML टॉपिक का लास्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे जिसमें हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने को देखने वाले हैं। तो उसके लिए हम VS कोड में आ जाते हैं वापस से, और यहाँ पर मैंने एक ऑलरेडी फाइल बना ली है जिसका मैंने नेम दिया है forms.html, और उसको मैंने ओपेरा में ओपन कर लिया है लाइव सर्वर की मदद से। ठीक है, आप कोई भी ब्राउजर का यूज कर सकते हो, मेरे पास ओपेरा था तो मैंने इसलिए कर दिया। यहाँ पर हम एक बॉयलर प्लेट लगाएंगे उसके बाद, और जिससे हमारा एक बेसिक HTML फॉर्मेट पूरा आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर डॉक्यूमेंट की जगह मैं चेंज करके कर दूंगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, क्योंकि आज हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा बेसिक HTML का स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। उसके बाद फॉर्म्स टैग का यूज करेंगे क्योंकि हम फॉर्म बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा फॉर्म्स, और क्योंकि हम ये टॉप आज हमने बैकएंड अभी तक सीखी नहीं और कवर नहीं करी है, तो यहाँ जो एक्शन बार है इसका हम यूज नहीं करेंगे। तो इसको आप हटा भी सकते हो, कोई यूजफुल नहीं रहेगा। जब हम PHP या बैकएंड कोई भी कंप्लीट कर लेंगे तो हम यहाँ पे इसको अटैच कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारा जो भी सारा डेटा है वो उसमें स्टोर हो जाएगा। इसके अंदर हम यहाँ पे यूज करेंगे लीजेंड का। लीजेंड से क्या होगा, लीजेंड के अंदर जो भी चीज हम स्टोर करेंगे वो पूरे फॉर्म को कवर कर लेगा, राउंड अप कर लेगा। अभी मैं यूज करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इस लीजेंड के अंदर हम फर्स्ट हेडिंग लगाएंगे जिसका नाम होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उसको सेव करूंगा जैसे ही, तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे लिख के आ जाएगा, है ना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारा लग गया है। ओके, यहाँ फॉर्म हो गया, कोई नहीं, वो हम लिख देंगे फॉर्म्स। ठीक है, तो ये भी शो हो रहा है। अब यहाँ पर हम नया टैग लगाएंगे जिसका नाम होगा पैराग्राफ टैग। ठीक है, और पैराग्राफ टैग के अंदर हम लिखेंगे नेम, क्योंकि यहाँ पर हम यूजर की डिटेल्स मांग रहे हैं। ठीक, तो उसके बाद लगाएंगे यहाँ इनपुट। इनपुट टाइप रहेगा हमारा टेक्स्ट। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर हमारा नेम रजिस्ट्रेशन आ गया है। अब मैं इसको फिल करूं या ना करूं कोई वो नहीं है, बट अगर मैं चाहता हूं कि ये लोगों को कंपलसरी हो फिल करना, तो इसकी जगह मैं यहाँ लिख दूंगा रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड से क्या होगा, अगर यूजर इसको फिल नहीं करता है तो वो आगे नहीं बढ़ सकता और फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकता। इसको मैं एक नेम भी दे दूंगा जिसका नेम मैं कर देता हूँ F नेम कर दूंगा सपोज। ठीक है, फॉर्म का नेम ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जब हम इसमें बैकएंड अटैच कर देंगे तो बहुत ज्यादा नेसेसरी होगा, क्योंकि इसी टॉपिक के थ्रू हमारा डेटा स्टोर होगा। हमारे डॉक्यूमेंट्स में जाएगा एफ नेम हर एक पर्टिकुलर यूजर का, और वहां पे हमारा नेम स्टोर होगा, है ना।
तो यहाँ पर हमने हमारा पहला नेम वाला टैग हमने इंपोर्ट कर लिया है। तो यहाँ पर हमें यूजर का नेम हम मांग रहे हैं। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे उसका जेंडर जो कि होगा मेल या फीमेल, उसका वो बना लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे फिर से एक पैराग्राफ टैग का यूज करूंगा और इस पैराग्राफ टैग के अंदर एक कैटेगरी बनाऊंगा जो कि होगी मेल। ठीक है, उस मेल के अंदर इनपुट लूंगा मैं रेडियो, रहेगा ये हमारा। ठीक है, रेडियो से क्या होगा, ये एक सिलेक्टिव टाइप का होगा, देखा आप ऐसे आ गया। इसका मैं नेम दे दूंगा जेंडर। नेम देने से क्या होगा, अगर किसी भी चीज के दो नेम सेम होते हैं तो उसकी एक वैल्यू हम काउंट करता है, वो एक ही वैल्यू लेगा, है ना। तो यहाँ पे मैं नेम दे रहा हूं जेंडर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला वाला। अब इसके बाद दूसरी दूंगा कैटेगरी, वो होगी फीमेल की। ठीक है, उसके अंदर भी सेम हम इनपुट डालेंगे और टाइप हमारा रहेगा रेडियो, और इधर भी मैं नेम कर दूंगा इसका मैं जेंडर। तो क्या होगा, जेंडर करने से ना यहाँ पे वो एक ही वैल्यू लेगा। देख, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं तो या तो ये वाली वैल्यू लेगा या तो ये वाली वैल्यू लेगा। अब वो एक ही को कंसिडर करेगा, है ना। तो यहाँ पर हमारा जेंडर वाला भी तैयार हो गया। एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ टैग क्लोज हो जाएगा। अब आते हैं दूसरी चीज पर। चूंकि हम यहाँ पर अलग अलग टाइप के इनपुट्स को चेक कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ पर हो गया ये। अब एक बनाते हैं जो एक फॉर्म्स में सबसे ज्यादा नेसेसरी होता है, वो होता है एज। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपने यूजर की एज पूछ लेंगे कि भाई एज कितनी है आपकी, और इनपुट यहाँ पे रहेगा नंबर। नंबर से क्या होगा, नंबर वाले डिजिट एंटर करेगा, कोई यहाँ पर ABCD वगैरह नहीं डाल सकता। इसका नेम मैं प्रोवाइड कर दूंगा एज। इससे क्या होगा, ये हमारा एज की उसमें स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर अगर मैं ABCD डालना चाहूँ तो वो नहीं आ रहा है। यहाँ हम नंबर ही डाल सकते हैं 20 ऐसा, बट यहाँ पर हम कोई भी डिजिट्स डाल सकते हैं। जैसे कोई भी हमारा पर्टिकुलर यूजर होगा, अगर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स में देखा हो तो किसी भी फॉर्म को भरने की मिनिमम एज 18 होती है ना। तो यहाँ पर हम एक वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं जिसका नाम हम कर देंगे मिनिमम, और उसमें डाल देंगे 18। यानी 18 से अगर छोटी वैल्यू अगर कोई इसमें इनपुट करता है तो ये फॉर्म से एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैक्सिमम मैं इसकी 100 कर देता हूँ, मोस्टली वैसे यूजेस करते नहीं है बट स्टिल ठीक है। और इन सब में एक चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप एंटर कर सकते हो, वो होगी वैल्यूज। जैसे ये रिक्वायर्ड है सारे, तो आप एक हर एक इसमें आप रिक्वायर्ड एंटर कर देना, है ना। जैसे मैं यहाँ फिल कर देता हूँ हर जगह रिक्वायर्ड। इसमें भी है इनपुट। ठीक है, यहाँ भी मैं डाल दूंगा एक रिक्वायर्ड। इससे क्या होगा, इसको हमें इनपुट करना ही पड़ेगा, है ना। जैसे यहाँ पे वैल्यू देख रहे हो ये आ रहा है, हम कोई भी वैल्यू इसमें एंटर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हमारे फॉर्म में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, अगर आप कंसिडर करो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होगी एड्रेस। किसी भी यूजर का हम एड्रेस वगैरह काउंट करते हैं या मांगेंगे किसी भी रजिस्ट्रेशन में, तो हम वो बना लेते हैं। ऐसे करते करते आप बहुत सारी चीजें बना सकते हो, बट एज अ जनरल मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ताकि है ना आप जितने भी इसके अंदर की इनपुट्स हैं, जैसे इनपुट के जितने भी टाइप्स हैं, वो आप इसमें यूज कर सको। इसके अंदर मैं यहाँ लिखूंगा एड्रेस। यहाँ पर फिर मैं एक यूज करूंगा टेक्स्ट एरिया का। इसका नेम हो जाएगा एड्रेस, और इसको भी हम रिक्वायर्ड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एड्रेस बार भी बना लिया है। अगर आप देखो तो जैसे किसी का एड्रेस बहुत बड़ा है तो ये एडजस्टेबल है, इसमें आप पर्टिकुलर अमाउंट में कुछ भी जो आपको एंटर वैल्यू करनी है वो आप कर सकते हो, है ना। तो ये तो हो गया हमारा एड्रेस बार। अब इस एड्रेस बार के अलावा हम यहाँ पर डाल सकते हैं एक मोबाइल नंबर किसी भी यूजर का, जैसे हमको चाहिए कि भाई मोबाइल नंबर एंटर करो। ठीक है, तो यहाँ पर हम डाल देंगे मोबाइल।
उसके बाद इनपुट लेंगे यहाँ पर, और सेम क्योंकि हम मोबाइल नंबर ऑब्वियसली लोगों का नंबर में होगा, तो यहाँ पर हम नंबर का यूज कर लेंगे। इसको भी मैं रिक्वायर्ड कर दूंगा और इसका नेम हो जाएगा यहाँ पर मोबाइल। ठीक है, इन सब की आईडीज आप अपने हिसाब से डाल लेना, क्योंकि यहाँ पर हम बैकएंड का यूज नहीं कर रहे, इसलिए मैं आईडी का बार बार यूज नहीं करूंगा। बट स्टिल आईडी डालना इंपॉर्टेंट है अगर आप बैकएंड का भी यूज कर रहे हो, है ना। तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर डालने का वो आ गया है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर जैसे ABCD डालने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो नहीं आ रहा है, मुझे यहाँ नंबर ही डालना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके, है ना। और यहाँ पर आप चीजें एडजस्ट सेट भी कर सकते हो कि मैक्सिमम भैया कितने डिजिट का रहेगा, जैसे हमने एज वाले में किया है ना। तो बहुत सारे तरीके हैं एक फॉर्म बनाने के लिए, मैं तो आपको बस एक बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, बाकी आप खुद एक्सपेरिमेंट करो इसमें और एंडलेस चीजें आप बना सकते हो। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अगर आप कंसिडर करते हो तो इस वीडियो का आपका टास्क रहेगा कि आपको एक फॉर्म बनाना है, ठीक है, जिसमें आप ये सारी चीजें यूजर से मांग रहे होगे और इसको हर तरह से यूज करके देखना, हर एक एलिमेंट को मैक्सिमम तरीके से अप्लाई करना और बनाने की कोशिश करना। तो यहाँ पर एक और मैं एलिमेंट ऐड कर लेता हूँ जो कि होगा ईमेल। इसका इनपुट टाइप लेते हैं हम ईमेल। तो यहाँ पर वो ईमेल एड्रेस मांगेगा। ईमेल में क्या है, हम जो भी चीजें यूज करते हैं वो आ जाएंगी, जैसे ईमेल में किसी किसी की ईमेल में नंबर्स भी रहते हैं, डिजिट भी रहते हैं, तो वो कंसिडर हो जाएगा। इसका नेम मैं डाल दूंगा वही ईमेल, है ना। इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो, जैसे किसी भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हम किसी का पासवर्ड मांगते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए पासवर्ड डिसाइड करो, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे एक जिसको हम बोलेंगे पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पर हम इनपुट टाइप कर देंगे पासवर्ड। उससे क्या होगा कि यूजर अगर कुछ भी चीज एंटर करेगा तो वो यहाँ पर विजिबल नहीं होगी, जैसे मैं यहाँ कुछ भी डाल रहा हूँ कोई देख नहीं सकता, है ना। और यहाँ पर इसका मैं नेम डिसाइड कर दूंगा वही सेम पासवर्ड, ताकि ये हमारे जो भी डेटाबेस होगा उसमें पासवर्ड के ऑप्शन में ये इसकी जो वैल्यू होगी वो स्टोर हो जाएगी, है ना। अब यहाँ आते हैं हर एक यूजर की सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल्स, जैसे जो आजकल किसी भी फॉर्म से मांगी जाती है, जो होता है कास्ट। तो यहाँ पर हम बना सकते हैं, तो एक पैराग्राफ टैग बनाते हैं, उसके अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पर कास्ट। बट जैसे आप जानते हो कि ऑब्वियसली किसी की भी एक या दो कास्ट तो होती नहीं है, कास्ट तो बहुत सारी है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं यूज करूंगा डिफरेंट वैल्यूज का, जिसमें ऑप्शंस वगैरह होंगे, है ना। तो यहाँ पर मैं यूज करूंगा सिलेक्ट, जिसमें हमको सिलेक्ट में ऑप्शन आ जाएगा और ये ऑब्वियसली रिक्वायर्ड रहेगा, है ना। और इसका नेम मैं डाल दूंगा कास्ट नेम, कास्ट नेम, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हमको ऑप्शंस प्रोवाइड करने होंगे, इसके अंडर मैं डालूंगा ऑप्शंस। सो ऑप्शंस हमारे होंगे, ऑप्शंस में वैल्यू मैं कर दूंगा, कुछ भी डाल सकते हो। सबसे पहला जैसे जो प्री डिफाइंड रहेगा वो होगा सिलेक्ट योर कास्ट, है ना। ये देखो प्री डिफाइंड है। अब इसके बाद हम ऐसे ही ऑप्शंस क्रिएट करेंगे। दूसरा ऑप्शन हमारा रहेगा वही जिसमें वैल्यू रहेगी ST, ठीक है। ये सिलेक्ट हो जाएगी, इसके अंदर हम डाल देंगे यहाँ पर ST, तो ये ST के नाम से वहां पर सेव हो जाएगा हमारे डेटाबेस में। ऐसे करके जितनी भी कास्ट है वो सारी हम इसमें एंटर कर देंगे। जैसे दूसरी हो गई SC, फिर हमारी जनरल आ गई, और लास्ट हमारी कास्ट आएगी जिसको OBC, है ना।
तो सारी यहाँ पे मैंने कास्ट एंटर कर ली है। अब इसको सेव करके अगर आप इसमें क्लिक करो जैसे, तो हमारी सारी कास्ट इसमें आ रही हैं। कोई भी कास्ट आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो और वो एक ही वैल्यू इसकी एंटर होगी। और जो भी चीज़ इसमें एंटर होगी, जैसे सपोज मैंने क्लिक किया जनरल पे, तो हमारे डेटाबेस में यहाँ पर वैल्यू है जनरल, तो कास्ट नेम के अंदर हमारी जनरल वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर हमारा जनरल वाला भी हो गया। एक आता है जिसको हम बोलते हैं हमारा डेट ऑफ बर्थ, कि भाई कौन सी ईयर में पैदा हुए थे या क्या। तो उसके लिए भी हम यहाँ यूज करेंगे डेट ऑफ बर्थ, लिख लेंगे पैराग्राफ टैग के अंदर डेट ऑफ बर्थ, और इसके अंदर इनपुट यूज करूंगा मैं टाइप डेट, और इसका नेम जो होगा हमारा वो मैं इसको दे दूंगा DOB, यानी कि हमारा डेट ऑफ बर्थ, है ना। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो भी चीजें जैसे ये आ गया है, बट एक चीज इसमें प्रॉब्लम है, जैसे कोई कोई यूजर है तो वो फ्यूचर का भी डाल सकता है ना, कि भाई फ्यूचर में पैदा हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पर हमको एक वैल्यू एंटर करनी पड़ेगी जिसका नाम होता है मैक्स। तो मैक्स में मैं यहाँ डाल दूंगा जो भी हमारा ईयर है, जैसे अभी चल रहा है 2021 और 09/16। तो जो हमारा यूजर होगा वो इसके बाद, मतलब आज के दिन के बाद का कुछ भी डेट एंटर नहीं कर सकता, ठीक है ना। और ईयर भी उसको पहले का ही दिखेगा, पीछे का, आगे का नहीं दिखेगा। तो ये हो गया हमारा डेट ऑफ बर्थ। अब आते हैं दूसरी वैल्यू में, जैसे मोस्टली यूजर्स हमारे एक फॉर्म में कुछ भी चीज, जैसे मैं किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए डाल रहा हूँ, तो यहाँ पर कोई भी लोग रेज्यूमे मांगते हैं या गवर्नमेंट में कोई फॉर्म फाइल्स वगैरह अपलोड करते हैं, तो यहाँ पर हम एक नया ऑप्शन बना लेते हैं जिसमें यूजर को अपनी एक फाइल अपलोड करनी होगी, है ना। तो यहाँ पर हम डाल देंगे चूज द फाइल, चूज द रेज्यूमे डाल दो ना, या इसको भी नहीं करना तो यहाँ कर सकते हो अपलोड योर रेज्यूमे। तो यहाँ पर ये लिख के आ गया हमारा ऑप्शन। इसके बाद हमारा पैराग्राफ टैग को मैं क्लोज कर दूंगा, और उसके बाद यहाँ पर आएगा दूसरे पैराग्राफ टैग के अंदर मैं लिखूंगा लेबल। यहाँ से क्या हमारी फाइल लेबल हो जाएगी, लेबल फॉर माय फाइल। इससे क्या होगा, जो भी हमारे डेटाबेस में फाइल स्टोर होंगी, जैसे जो आप फाइल इसमें सिलेक्ट करते हो, सिलेक्ट द फाइल, फाइल क्या, तो उसके बाद यहाँ पर जो भी फाइल इस पर्टिकुलर इसके अंदर स्टोर होगी वो लेबल हो जाएगी हमारे डेटाबेस में कि किस नाम से आई है ना। उसके बाद यहाँ हम इनपुट का यूज करेंगे। इनपुट के अंदर यहाँ पर मैं कर दूंगा फाइल। इससे क्या होगा, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे को फाइल सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया है ना। हम इसका मैक्स साइज भी एडजस्ट कर सकते हैं, वही मैं आपको बोल रहा हूँ, आप इसको करना। यहाँ पर भी मैं इसको रिक्वायर्ड कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने एक फाइल इनपुट मार ली है, जैसे जो भी फाइल हमको इनपुट करनी है, मैंने यहाँ रिक्वायर्ड लिख दिया, इसका मतलब यूजर को ये चीज अपलोड करनी ही है, ठीक है। इसका मैं नेम डाल दूंगा यूजर फाइल, कि यूजर जो भी फाइल इसमें एंटर करता है ना। इसके बाद यहाँ पर हम एक br टैग का यूज करेंगे। अगर आप लोग मेरी सीरीज को देख रहे हो तो आपको पता होगा br टैग का मतलब ये होता है कि लाइन ब्रेक। इससे क्या है, हमारे टेक्स्ट के बाद एक ब्रेक मिल जाएगा लाइन पे, है ना, दूसरी लाइन से वो अटैच नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर तो ये हो गया। अब एक और चीज हम यूज कर सकते हैं चेक बॉक्स इनपुट का, जिसको बताने के लिए मैं एक एग्जांपल का यूज करता हूँ। इस फॉर्म में मैं एक फाइल बना लेता हूँ, है ना। एक मिनट, इसको फॉर्मेट कर लेते हैं अच्छे से ताकि ये वेल रिप्रेजेंटेड लगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम यूज करेंगे, एक नई फाइल बनाऊंगा। पी टैग के अंदर मैं लिखता हूँ सपोज व्हीकल। मैं आप किसी यूजर से पूछ रहा हूँ कि व्हीकल दैट यू हैव इन योर हाउस, ठीक है।
अब यूजर से मैं पूछूंगा कि भाई तुम्हारे पास जो भी व्हीकल है उसकी डिटेल भरो, तो हम यहाँ किसी से उससे कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना। मैं सिर्फ उससे पूछूंगा। यहाँ पे मैं वी आर टैग इसलिए लगा रहा हूँ ताकि जो भी हम फाइल अभी आगे लगाने वाले हैं, जैसे जो भी चीज़ हम अटैच करेंगे वो इसके बाद ही ना आ जाए, क्योंकि यहाँ पर मैं इस पैराग्राफ टैग के अंदर ही यूज करूंगा इनपुट का। तो यहाँ पर मैं यूजर से चीज पूछ रहा हूँ कि भाई यू हैव टू एंटर विच व्हीकल्स यू हैव इन योर हाउस। तो इसके लिए यहाँ पर हम एक इनपुट लेंगे यूजर से, जिसको यूज करेंगे हम चेक बॉक्स। ठीक है, इसमें हम नेम एंटर कर देते हैं, सपोज व्हीकल 1 की वैल्यू जो रहेगी, आईडी आप खुद से डाल लेना। इसकी वैल्यू मैं लिख दूंगा यहाँ पर बाइक। जैसे किसी यूजर के पास बाइक है, ठीक है, तो उसके बाद वो इसको लेबल करेंगे। इसको लेबल कर देते हैं हम कैसे, लेबल हम करेंगे फॉर व्हीकल 1 जो हमने ऊपर अभी सिलेक्ट किया। यहाँ पर वैल्यू रहेगी आई हैव अ बाइक। तो यहाँ पर यूजर सिलेक्ट कर सकता है कि भाई उसके पास बाइक है या नहीं है ना। ऐसे ही आप बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस बना सकते हो, जैसे कार के लिए भी एक ऑप्शन हो गया ना, कोई स्कूटी के लिए, साइकिल के लिए, हर तरह से कर सकते हो। मैंने यहाँ सिर्फ 2 ऑप्शंस बनाने वाला हूँ। इस यहाँ पर मैंने बी आर टैग लगा दिया है ताकि जो भी हमारा सेकेंड ऑप्शन होगा वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो। उसके लिए मैं एक नया इनपुट वापस से लूंगा, चेक बॉक्स। ठीक है, इसका नेम रहेगा यहाँ पर व्हीकल 2। ठीक है, और इसकी आईडी भी आप लोग असाइन कर लेना। यहाँ पर मैं दे दूंगा वैल्यू कार, कि भाई यूजर कार सिलेक्ट करेगा ना। इसके बाद यहाँ पर लेबल कर देंगे इस पर्टिकुलर चीज को, लेबल फॉर व्हीकल 2। लेबल हो गया है कि आई हैव अ कार। अब यहाँ क्या हुआ कि यूजर दोनों चीजों को सिलेक्ट कर सकता है, या तो वो कार भी सिलेक्ट कर सकता है या वो बाइक। चेक बॉक्स का यही यूज है, जैसे यूजर के पास अगर सपोज कार भी है तो कार भी कर सकता है, बाइक भी है तो बाइक भी कर सकता है ना। तो ये बेसिक एचटीएमएल मतलब ये बेसिक इनपुट के टाइप्स हैं जो यूजर यूज करता है। बट बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो इतनी यूज नहीं करते लोग, बट स्टिल आप अप्लाई कर सकते हो अपने फॉर्म में। जैसे एक होता है कलर। भाई अगर वैसे तो कोई पूछता नहीं है, बट यूजर से आप पूछ सकते हो, जैसे सिलेक्ट योर फेवरेट कलर। मैं यूजर से पूछ रहा हूँ कि भाई अपना फेवरेट जो कलर है उसको भरो, एंटर प्रेस करो। उसके बाद यहाँ पर हम लिख देंगे इनपुट। टाइप हो जाएगा हमारा कलर, और इसका नेम कर देंगे हम एफ कलर, यानी फाइल जो फॉर्म है उसका कलर। यूजर इधर कोई भी चीज को एडजस्ट करके अपना सिलेक्ट कर सकता है ना। जैसे ये है तो ये यूजर का फेवरेट कलर असाइन हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर आप चाहो तो आप बेसिक वैल्यू भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं यूज करूंगा वैल्यू का, और यहाँ मैंने यूज कर ली सपोज ये कलर कोड है एफ एफ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक फॉर्म में, जो कि एक कंपनी की तरफ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, जो कि होता है रिव्यू। कि भाई यूजर को हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूज करके कैसा लगा, या वो अपना रिव्यू देना चाहता है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए भी आप उसका यूज कर सकते हो। तो मैं एक पैराग्राफ टैग बनाता हूँ। उस पैराग्राफ टैग के अंदर यहाँ पर मैं यूज करूंगा लेबल का। लेबल के अंदर लिखूंगा रिव्यू, यानी हम लेबल किसके लिए कर रहे हैं, रिव्यू के लिए। और उसके अंदर मैं यहाँ लिख दूंगा टेल अस योर एक्सपीरियंस।
और यहाँ पर हम वैल्यूज भी डाल सकते हैं, सपोज 1 to 10 डाल दो भाई कि किसी को बताना है, ठीक है। ऐसे करके मैं बना दूंगा। अब इस पर्टिकुलर लेबल के लिए मैं इनपुट करूंगा डिसाइड, देखो इनपुट टाइप हो जाएगा रेंज, ठीक है। और इसका नेम करूंगा मैं यूजर एक्सपीरियंस, यानी जो भी इसमें जाएगा वो यूजर एक्सपीरियंस की फाइल में जाके सेव हो जाएगा। यूजर एक्सपीरियंस की भाई यूजर को हमारा पर्टिकुलर फॉर्म है या पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो कैसा लगा। और इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि हम यहाँ 1 to 10 की बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं मिनिमम वैल्यू कर दूंगा 1 और मैक्सिमम में इसकी कर दूंगा 10, ताकि यूजर उससे बाहर का कुछ नहीं करे, है ना। और बेस वैल्यू जो है वो आप इसकी कर सकते हो सिलेक्ट। तो जैसे आप देखो अभी मैंने जब फॉर्म खोला तो यहाँ 5, क्योंकि मैंने यहाँ इसकी वैल्यू 5 एंटर करी है, तो बाय डिफॉल्ट ये 5 पे शो रहा है, यानी मीडियम रेंज है। बट हम इसको यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं भाई, यूजर को पसंद आए तो वो। अभी आप कस्टमाइजेशन पे ध्यान ना दो, क्योंकि ये सिर्फ एक बेसिक फॉर्म है। जब हम CSS को पढ़ेंगे इसके बाद तो इसको हम बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी चैनल पे वीडियो बनाई है कि कैसे नेटफ्लिक्स की वेबसाइट बन सकती है CSS की मदद से, अगर आप लोग चाहो तो उसको चेक कर लेना। और यहाँ पर एक बटन हम दे सकते हैं, जैसे यूजर ने पूरा फॉर्म सपोज भर लिया, लेकिन बाई चांस उसको पता चलता है कि भाई उसने गलती कर दी पूरे फॉर्म में, तो हम उसके लिए यूजर को एक बटन दे सकते हैं जिसका नाम हम रख देंगे इन रीसेट, है ना। कि भाई यूजर चाहता है रीसेट करना है इसको तो रीसेट कर सके, तो इनपुट टाइप रीसेट। उससे क्या होगा, देखो यहाँ पे यूजर को एक बटन मिल गया है, सपोज मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ वैल्यू एंटर कर दी, मैंने कुछ भी लिख दिया, 19 कर दिया, और जैसे ही मैं यहाँ सब सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही यहाँ रीसेट पे क्लिक करूंगा आप देख सकते हो सब चला जाए। और एक और बटन हम इधर अटैच कर सकते हैं जो कि होगा सबमिट का। तो उसके अंदर जाएगा हमारा इनपुट टाइप सबमिट, और इसको नेम भी आप दे देना, नेम होगा इसका सबमिट, ठीक है। इससे क्या होगा कि भाई यूजर जो है उसको एक सबमिट का ऑप्शन भी यहाँ मिल रहा होगा। अगर आप चाहते हैं बिल्कुल, मैंने यहाँ पर ये नया पैराग्राफ टैग का यूज किया इसलिए नेक्स्ट लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है, बट अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट लाइन से ना आए तो आप इस पैराग्राफ टैग को हटा देना और ये सेम लाइन से रिप्रेजेंट होने लगता है ना। ठीक है, सेम लाइन पर आ गया कि भाई रीसेट करना, सबमिट करना। तो जिन जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है थैंक यू वेरी मच। और अब उन सब के लिए एक छोटा सा बोल सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैंक करने का एक वो है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने सबमिट बटन तो बना लिया, बट अब कोई अगर सबमिट करता है सपोज, ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज बनाते हैं जिसका नाम होगा इनपुट। ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हो, मतलब जिसको करना हो, वैसे करना मत, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे हम ऑन क्लिक। ऑन क्लिक का मतलब है जैसे यूजर इस पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर हम ये एक बटन बनाएंगे जिसपे यूजर जैसे ही क्लिक करेगा तो उसको एक बोल सकते हो पॉपअप होने लगा कि उसका अकाउंट हैक हो गया। ये एक बहुत मतलब ट्रिक टाइप की आप किसी के भी साथ कर सकते हो, बट यूजली करना मत, है ना। तो इसके लिए मैं यहाँ पर यूज करूंगा इनपुट टाइप बटन, और बटन के बाद यहाँ मैंने लिखा ऑन क्लिक, मतलब जैसे ही यूजर उस पर क्लिक करेगा तो यहाँ लिख के आ जाएगा अलर्ट, ठीक। अलर्ट के बाद यहाँ हम जो भी मैसेज हमें दिखाना है वो टाइप कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख दूंगा योर अकाउंट इज हैक्ड नाउ, ठीक है। तो मैंने यहाँ ये लिख दिया जैसे जो भी यूजर है उसका अकाउंट हैक हो गया है, ठीक है। इसको कोट्स में लिखना, है ना, सिंगल कोट्स में लिखना। और उसके बाद यहाँ पर वैल्यू हम कर देंगे सबमिट एज एडमिन। इसका क्या होगा, यूजर को एक स्पेशल बटन दिख रहा होगा
और जो कुछ कुछ लोग होते हैं ना भाई, नॉर्मल से ज़्यादा चेंज करके करते हैं। जैसे ये देखो, यहाँ पर ये बटन हमको पॉपअप हो गया, सबमिट एक्सेप्ट। जो भी इसमें एडमिन करता है लिख के आ रहा है योर अकाउंट इज हैक्ड नाउ ना। तो ये एक बेसिक सी ट्रिक थी, आप ट्राई कर सकते हो बट करना मत, ये सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज के था। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको कोई क्वेरीज या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना, एंड हम लोग उसको चेक करके आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। Thank you very much for watching and don't forget to subscribe to my channel.